हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। माय नेम इज प्रतीक्षा ताम्रकार और हम कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस। तो हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? लास्ट वीडियो में हमने राउल्ट्स लॉ देख लिया था। राउल्ट्स लॉ हमने दो टाइप से देखा था, फॉर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। तो जो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन होता है वो लिक्विड लिक्विड जो बाइनरी लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है उसे हम राउल्ट्स लॉ के बेसिस पर टू पार्ट्स में उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। यानी जो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन होता है वो दो टाइप का होता है। कौन कौन से दो टाइप्स? एक आइडियल सॉल्यूशन और एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पूरा आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो आइडियल मीन्स क्या होता है? आइडियल मीन्स होता है एक आदर्श। ठीक, तो आपके क्लास में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं तो हम किसे आइडियल मान सकते हैं? किसे मान सकते हैं? ऐसा स्टूडेंट जो भी जितने भी डिसिप्लिन, पूरे डिसिप्लिन से रहे क्लास में, जो भी टीचर होमवर्क दे, जितना भी होमवर्क दे वो पूरे कंप्लीट करके लाए, तो वो एक अच्छा स्टूडेंट बोल सकते हैं, हम उसको आइडियल बोला जा सकता है। बट कोई भी आइडियल नहीं होता, कंप्लीटली आइडियल कोई नहीं होता, कोई एकदम आदर्शवादी टाइप का नहीं होता। तो उसी तरह से ये जो सॉल्यूशंस भी होते हैं, जो ये आइडियल सॉल्यूशन है वो एक इमेजिनेशन बोल सकते हैं हम कि एक ऐसा सॉल्यूशन भी हो सकता है, बट ऐसा नहीं होता। कोई जो सॉल्यूशन होता है वो आइडियल के नियर हो सकता है, एकदम आइडियल के करीब हो सकता है, बट आइडियल नहीं होता। तो आइडियल सॉल्यूशन पहले, सबसे पहले तो बोला किसको जाता है? तो आइडियल सॉल्यूशन मींस, आइडियल मीन्स जो सारे रूल्स फॉलो करता हो। तो इसी तरह से आइडियल सॉल्यूशन मीन्स क्या होता है? एक ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। ठीक, तो आइडियल सॉल्यूशन किसको बोल सकते हैं हम? जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता हो। ठीक, तो a solution which obeys Raoult's law over the entire range of concentrations and टेम्परेचर्स, जो हर टेम्परेचर और सारे कॉन्सेंट्रेशंस पर राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे, उसको हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन बोला जा सकता है। बट जब ये सॉल्यूशन बनता है, कोई भी जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होती है, तो वहां पर क्या, कैसे सॉल्यूशन बनता है, वहां पर क्या क्या प्रोसेस होता है, कितनी वॉल्यूम में इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, ये सब हम पहले देखते हैं। फिर हम देखेंगे आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल हम किसको बोलेंगे? जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा। तो नॉन आइडियल कौन हो जाएगा? जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो चलिए देखते हैं हम। तो जब आप सबसे पहले सॉल्यूशन को मिक्स कर, जो प्योर लिक्विड होता है, सपोज ये एक टाइप का लिक्विड है जिसमें ए ये सॉल्यूट है, ठीक, और दूसरे टाइप का लिक्विड है, ये दूसरा लिक्विड, सपोज ये क्या है? सॉल्वेंट है। जब आप इनको मिक्स करते हैं, जब आप इन्हें मिक्स करते हैं तो क्या होगा? एक सॉल्यूशन बनेगा और उस सॉल्यूशन में ए और बी दोनों टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे, दोनों टाइप के कंपोनेंट्स होंगे। ठीक, तो ये क्या हो गया? सॉल्यूशन बन गया। तो हम सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करते हैं? हम दो टाइप के लिक्विड लेते हैं और उन दोनों टाइप के लिक्विड्स को क्या करते हैं? हम मिक्स कर देते हैं। तो ये जो फर्स्ट लिक्विड है, जो सॉल्यूट है हमारा, इस सॉल्यूट में पार्टिकल्स होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो उन मॉलिक्यूल्स के बीच भी एक अट्रैक्शन फोर्स होगा। हमने बहुत सारे अट्रैक्शन फोर्स पढ़े थे, क्लास 11th में आपने पढ़े होंगे, डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये सारे क्या होते हैं? इंटरैक्शन फोर्स होती है। जब भी कोई लिक्विड होता है तो उन लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच एक टाइप का इंटरैक्शन फोर्स होता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी जो हमने लिक्विड कंसिडर किया होगा, सॉल्यूट लिया होगा, उनमें भी कुछ अट्रैक्शन फोर्स होगा। सपोज वो कैसा अट्रैक्शन फोर्स है? ए इंटरैक्शन है। ठीक, ए इंटरैक्शन। वैसे ही जो दूसरा हमने लिक्विड लिया, जो कि सॉल्वेंट कंसिडर किया जिसको, उसमें भी, उस लिक्विड में भी एक इंटरैक्शन फोर्स होगा। सपोज वो कैसा है? बीबी इंटरैक्शंस फोर्स। और जब ये दोनों, इन दोनों लिक्विड्स को मिक्स किया गया तो हमारे पास सॉल्यूशन बना। तो सॉल्यूशन बना तो क्या होगा कि ए
और बी टाइप का इंटरेक्शन फोर्स होगा, मींस वहां जो ए के मॉलिक्यूल्स होंगे और जो बी के मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच भी कुछ अट्रैक्शन फोर्स होगा, ए बी इंटरैक्शंस। ठीक, तो ये जो इंटरैक्शन फोर्सेस होती हैं, ठीक, तो जब भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो वहाँ सॉल्यूशन में तीन टाइप की फोर्सेस हो सकती हैं। पहला, सॉल्यूट के पार्टिकल्स के बीच कुछ फोर्स होगा। सेकंड, जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स है उनके बीच कुछ फोर्स होगा। और थर्ड, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है उनके बीच जब कुछ फोर्स होगा। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जब आप सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं तो वहां पर जो ये सॉल्यूट के फोर्सेस है, सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच जो इंटरैक्शन है और जो सॉल्वेंट के बीच इंटरैक्शन है, वो जो सॉल्यूट के बीच जितना इंटरैक्शन है और सॉल्वेंट के बीच जितना इंटरैक्शन है, वो दोनों क्या होंगे, वो सेम टाइप के हो गए अगर। और जो अब आपने सॉल्यूशन बनाया वो क्या था, ए बी इंटरैक्शन, तो इनमें भी क्या हो जाएगा, सेम इंटरैक्शन। मींस जैसा आपने सॉल्यूट लिया तो उस सॉल्यूट में जैसा इंटरैक्शन था वैसा ही अगर इंटरैक्शन क्या हो जाए, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच भी हो, तब जब आप इन दोनों को मिक्स करेंगे तो दोनों में तो सेम टाइप का अट्रैक्शन फोर्स है, सेम इंटरैक्शन फोर्सेस है। तो जब सॉल्यूशन बनेगा तो सॉल्यूशन में जो ए और बी होगा, जब दोनों में ही सेम टाइप का, तो ए और बी में भी सेम टाइप का इंटरैक्शन फोर्सेस होंगे। तो जब ऐसा होता है कि सॉल्यूट इंटरैक्शन और सॉल्वेंट इंटरैक्शन इक्वल हो जाता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरैक्शन के, तो ये हमारी कंडीशन बनती है आइडियल। तो ये जो कंडीशन बनती है वो क्या होती है, आइडियल सॉल्यूशन की। तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो सॉल्यूट के बीच जितना फोर्स होता है वो इक्वल होता है किसके, सॉल्वेंट के बीच जो इंटरेक्शन फोर्सेस होते हैं उसके। और ये दोनों फोर्सेस किसके इक्वल होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन फोर्सेस के इक्वल। तो ये किस केस में होता है, जब इस टाइप का केस होता है, जब सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इक्वल होता है किसके, सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन के, तब वहां पर कौन सा सॉल्यूशन होता है, आइडियल सॉल्यूशन होता है, आइडियल सॉल्यूशन बनता है। बट अगर जो सॉल्यूट इंटरेक्शन है, जो सॉल्यूट इंटरेक्शन है और जो सॉल्वेंट इंटरेक्शन है, एक तो ये सॉल्वेंट इंटरेक्शन की इक्वल हो सकते हैं और दूसरा केस क्या हो सकता है, ये फर्स्ट केस था और ये सेकंड केस। अगर सॉल्यूट इंटरेक्शन और सॉल्वेंट इंटरेक्शन वो इक्वल नहीं है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच के इंटरेक्शन फोर्सेस की, मींस वो ज्यादा भी हो सकता है उससे और कम भी हो सकता है। ठीक, तो ये कंडीशन क्या होगी, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब हमने एक दो टाइप के लिक्विड्स लिए, एक हमने सॉल्यूट कंसीडर कर लिया, एक सॉल्वेंट कंसीडर कर लिया और उन दोनों को मिक्स करके हमने एक सॉल्यूशन बनाया, तो उस सॉल्यूशन में क्या होंगे, तीन टाइप के इंट्रैक्शन फोर्सेस वहां पर होंगे। कौन कौन से, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन फोर्सेस। तो जितना भी हम यहाँ आइडियल और नॉन आइडियल के बारे में स्टडी करने वाले हैं वो पूरा इन इंटरेक्शन फोर्सेस पर ही बेस्ड है, जो भी हम स्टडी करेंगे। अगर जो सॉल्यूट इंटरेक्शन है और वो इक्वल जिस भी टाइप का सॉल्यूट इंटरेक्शन होगा वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या डाइपोल इंटरेक्शन होगा, वो जिस भी टाइप का वहां सॉल्यूट में इंटरेक्शन फोर्स है, अगर सिमिलर टाइप का इंटरेक्शन फोर्स कहाँ पर प्रेजेंट हो, सॉल्वेंट में प्रेजेंट हो, तो जब आप इन दोनों को मिक्स करेंगे तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा उसमें भी सेम टाइप का ही अट्रैक्शन फोर्स होगा, इंटरेक्शन फोर्सेस होंगे। तब अगर ऐसा कंडीशन हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन बोला जाएगा। अगर वहीं जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट के इंटरेक्शन और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन वो इक्वल नहीं होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन के हो सकता है उससे ज्यादा भी हो और कम भी हो सकते हैं, तब वो कौन सा केस होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। ये फर्स्ट हुआ कि जब आप सॉल्यूशन बनाते हैं तो वहां पर इंटरेक्शन फोर्सेस इक्वल भी हो सकते हैं और ज्यादा भी या कम भी हो सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरेक्शन फोर्स के बाद
नेक्स्ट है चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H। ठीक, तो चेंज इन एंथैल्पी, तो जो हमने जो सॉल्यूशन लिया एक हमने जो लिक्विड लिया जिसमें ए टाइप के लिक्विड था, जिसमें ए इंटरैक्शन फोर्स, और उसको मिक्स किया हमने किसके साथ, दूसरे लिक्विड जिसमें बी मॉलिक्यूल्स थे और उनके बीच इंटरेक्शन कैसा था, बी। और जब इसको हमने मिक्स किया तो एक नया सॉल्यूशन यहाँ पर बना जिसमें ए और बी दोनों ही टाइप के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो जब ये सॉल्यूशन फॉर्म होता है, तो जब वहाँ सॉल्यूशन फॉर्म होगा तो क्या होता है कि ये जो ए टाइप का इंटरेक्शन है और जो बी टाइप का इंटरेक्शन है, इनके जो बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं, और जो इनके बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मींस यहाँ पर जो ए बॉन्ड है ये क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा। ठीक, जब ये बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो उन बॉन्ड्स को, यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स है ए और ए के बीच जो लिक्विड है उनमें जो मॉलिक्यूल्स है उनमें अट्रैक्शन फोर्स है। इस अट्रैक्शन फोर्स को आपको ब्रेक करना है, और ब्रेक करने के लिए क्या जरूरत होती है, हीट एनर्जी की जरूरत होती है। तो ये जब ब्रेक होगा तभी तो ए और बी के बीच इंटरेक्शन आ पाएगा ना। तो जब ये ब्रेक होगा तो इसको ब्रेक करने के लिए हीट एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। तो जब ये ब्रेक होंगे तो वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी जब बी और बी के जो बीच जो इंटरेक्शन फोर्सेस है वो ब्रेक करने के लिए भी हमें क्या देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी। मीन्स यहाँ पर भी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। बट जब यहाँ पर ए और बी के बीच नया बॉन्ड फॉर्म होता है तो यहाँ पर हीट क्या होती है, तो जब यहाँ ए और बी के बीच बॉन्ड फॉर्म होगा तो वहां पर हीट रिलीज होती है। तो ये आपको क्लियर हुआ कि जब हम दो लिक्विड को मिक्स करते हैं तो उनमें जो लिक्विड्स होते हैं, प्योर लिक्विड्स के बीच जो प्योर लिक्विड्स होते हैं, वो प्योर लिक्विड्स में जो पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड को ब्रेक करना होता है। और वो बॉन्ड ब्रेक कैसे होता है, उनको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। और जब भी कोई नया बॉन्ड बनता है, जैसे जब हमने लिक्विड्स को मिक्स किया तो सॉल्यूशन ए बी का सॉल्यूशन बना, तो वहां पर ए और बी के बीच जब ये बॉन्ड बनेगा तो इस बॉन्ड के बनने पर क्या होगा, हीट रिलीज होता है। ठीक, तो अगर इसको फॉर केस 1, ठीक, अगर हमने यहाँ पर ए के बीच अगर बॉन्ड को ब्रेक करना है तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ 15 किलो जूल की एनर्जी दी। ठीक, और वैसे यहाँ पर बॉन्ड बी के बॉन्ड को ब्रेक करना है तो यहाँ पर भी हमने 15 किलो जूल की एनर्जी दी। तो टोटल एनर्जी हमने कितनी दी, 30 किलो जूल की एनर्जी दी। ठीक, और जब ये बन गए, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, हम जब बॉन्ड ब्रेक करना है तो एनर्जी क्या देनी, हमें देनी पड़ेगी एनर्जी, और वो तब उस एनर्जी को अब्सॉर्ब करेंगे और क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। और जब ये बॉन्ड्स इनके बीच फॉर्म हुआ, अब ए अलग होगा तो वो अलग तो नहीं रह पाएंगे, वो क्या करेंगे, तुरंत ही सैचुरेट होना चाहेंगे और स्टेबल फॉर्म में आना चाहेंगे। और स्टेबल फॉर्म में कब आएंगे, जब वो ए और जो ए मॉलिक्यूल है वो बी के साथ मिलके बॉन्ड बना लेगा। और जब ये बॉन्ड का फॉर्म हुआ तो सपोज 30 किलो जूल की एनर्जी क्या हुई, रिलीज हो गई। तो जितना इसने अगर एब्जॉर्ब किया उतनी ही एनर्जी रिलीज हो गई। तो इसे बोला जाता है डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल्स टू 0। मीन्स यहाँ पर एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं है, जितना एनर्जी उसने बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एब्जॉर्ब किया उतना ही एनर्जी उसने रिलीज कर दी। और जब ऐसा कंडीशन होता है तो इसे बोला जाता है, इस सॉल्यूशन को बोलते हैं हम आइडियल सॉल्यूशन। और वहीं वो जो सॉल्यूशन था उसने उस सॉल्यूशन में जो ए टाइप के मॉलिक्यूल्स थे और दूसरा क्या था, बी टाइप के मॉलिक्यूल्स थे। ठीक, इनके जो बॉन्ड्स थे उनको ब्रेक करने के लिए सपोज हमने 20 किलो जूल की एनर्जी दी। बट जब न्यू बॉन्ड बना, ए और बी के बीच जब न्यू बॉन्ड बना तो हमने टोटल कितनी एनर्जी दे दी इसको,
40 किलो जूल की एनर्जी दे दी। तो इस टाइम पर अगर कितना 40 किलो जूल दिए तो हो सकता है ज्यादा एनर्जी भी रिलीज हो जाए या कम एनर्जी भी रिलीज हो जाए। सपोज 50 किलो जूल की एनर्जी यहाँ पे अब क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो यहाँ देखिए जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी उससे ज्यादा एनर्जी उसने रिलीज कर दी, या हम कम एनर्जी भी ले सकते हैं। सपोज यहाँ उसने कितना 35 किलो जूल की एनर्जी क्या कर दी, रिलीज कर दी। ठीक, तो जितना उसने एब्जॉर्ब किया था उससे कम अमाउंट में उसने एनर्जी रिलीज किया, मींस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यहाँ पर ज्यादा एनर्जी यूज हुआ एज कंपेयर टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्डिंग। तो न्यू बॉन्ड फॉर्म करने पर उसने कितनी एनर्जी रिलीज की, सिर्फ डेल्टा 35 किलो जूल। तो यहाँ पर जो डेल्टा एच होगा मींस चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल्स टू 0। और जब इस टाइप का कंडीशन होता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोला जाता है। ठीक, फर्स्ट हमने इंटरेक्शन फोर्सेस देख लिया, सेकंड हमने देखा वो चेंज इन एंथैल्पी। अब देखते हैं चेंज इन वॉल्यूम। नेक्स्ट है चेंज इन वॉल्यूम। ठीक, तो हमें क्या लगता है, हमेशा हम जब भी अभी इसके पहले जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें क्या होता था कि 10 मिलीलीटर का सॉल्यूट दिया हमने और उसको हमने किसमें ऐड कर दिया, 20 मिलीलीटर के उसे हमने ऐड कर दिया 20 मिलीलीटर के सॉल्वेंट में। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो कितना हो जाएगा, 20 प्लस 10 30 मिलीलीटर का। ठीक, तो यहाँ वॉल्यूम में कुछ चेंज हुआ, मींस जितना आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट दिया उतना ही हमें क्या मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया। तो यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गया, डेल्टा वी मिक्सिंग मींस चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 0। यानी जितना पहले सॉल्यूट और सॉल्वेंट का टोटल वॉल्यूम था उतना ही वॉल्यूम क्या हो गया, सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम हो गया। तो इस टाइप से जब केस होता है कि जितना हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिया उतना ही हमें क्या मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया, तब इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। बट अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर आपने 20 ml का सॉल्यूशन लिया, 20 ml और 20 ml का सॉल्यूशन लिया, लिक्विड लिया, एक सॉल्यूट भी 20 ml और सॉल्वेंट का भी 20 ml लिया और आपको सॉल्यूशन वहां पर मिलता है 50 ml का, मीन यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। तो जब ऐसा हो कि जितना आपने अमाउंट लिया, जितना भी आपने अमाउंट लिया उस सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, उससे आपको ज्यादा अमाउंट, उसका वो जो सॉल्यूशन बना है उसका वॉल्यूम उससे ज्यादा हो या कम हो जाए, जैसे 20 टोटल कितना हो गया, ये 40 मिलीलीटर, तो ऐसा हो जाए कि सॉल्यूशन कितने का बन जाए, 35 मिलीलीटर का। तब यहाँ चेंज इन वॉल्यूम 0 हुआ क्या, नहीं, जितना आपने लिक्विड्स लिए थे दोनों उसके इक्वली सॉल्यूशन बना, नहीं, उतना ही अमाउंट में उतना ही वॉल्यूम में सॉल्यूशन बना, नहीं, या तो उससे ज्यादा बन गया या उससे कम बन गया। मींस यहाँ पर जो चेंज इन वॉल्यूम है, डेल्टा वी मिक्सिंग है, इज नॉट इक्वल्स टू 0। और इस केस में जो सॉल्यूशन फॉर्म हुआ होता है उसको हम बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक, तो ये जो तीन चीजें हैं वो ध्यान में रखनी चाहिए कि कौन, तब हम इससे बता सकते हैं कि सॉल्यूशन जो है वो आइडियल सॉल्यूशन है या नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। एक बार फिर से देखते हैं। फर्स्ट हमने क्या देखा था, इंटरेक्शंस देखे थे। ठीक, फर्स्ट हमने इंटरेक्शन फोर्सेस देखे थे। हमने एक सॉल्यूट लिक्विड लिया, उसे सॉल्यूट कंसीडर कर लिया, और सेकंड लिक्विड लिया, उसे सॉल्वेंट कंसीडर कर दिया। तो जब हम इनको मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन बनता है, और जब वो सॉल्यूशन फॉर्म होता है तो वहां पर क्या होता है देखते हैं। तो ये जो सॉल्यूट है, जो सॉल्यूट का लिक्विड है, इस सॉल्यूट के लिक्विड में अपना एक अलग टाइप का इंटरेक्शन फोर्स होगा, हो सकता है वो ए इंटरेक्शन हो, और जो सॉल्वेंट है उसमें भी इंटरेक्शन होगा, बी इंटरेक्शन होगा। ठीक, और जब आप इसे मिक्स करेंगे तो वहां पर ए और
बी टाइप के इंटरेक्शंस फॉर्म होने लगेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि जितना इंटरेक्शन फोर्स इसमें था उतना ही इंटरेक्शन फोर्स बी में हो, और जब ये दोनों फॉर्म मिक्स हुए तो जो नया सॉल्यूशन बना उसमें भी सेम टाइप का ही इंटरेक्शन हो, और जब ये तीनों टाइप के इंटरेक्शन सेम हो जाते हैं तब हम उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बोला जाता है। वहीं अगर जो सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन है और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है वो इक्वल नहीं होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन के, तो उसको बोला जाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट है चेंज इन एंथैल्पी। तो चेंज इन एंथैल्पी मींस वहां पर जब हमने सॉल्यूशन बनाना है हमें, तो वहां क्या करना पड़ेगा, जो सॉल्यूट सॉल्यूट है और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच जो इंट्रैक्शन फोर्सेस है उनके हमें ब्रेक करना पड़ेगा। जो उनके पास इंट्रैक्शन फोर्स है, जो उनके बीच के बॉन्ड्स बने हुए हैं, उन बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ेगा। और जब भी बॉन्ड ब्रेक करना होता है तो वहां पर हीट एनर्जी हमें देनी पड़ती है। तो ये क्या करेंगे, ए और ए हीट एब्जॉर्ब करेंगे, और जब नया बॉन्ड फॉर्म होगा तो वहां पर हीट एनर्जी क्या होगी, रिलीज होती जाएगी। इन केस अगर आपने 15 किलो जूल इसके लिए दिया ए के लिए और ये 15 किलो जूल बी के लिए दिया, टोटल आपने कितना दिया 30 किलो जूल। और जब हीट नया बॉन्ड फॉर्म हुआ, नए इंट्रैक्शंस बने ए और बी के बीच में, तब कितनी एनर्जी रिलीज हुई, 30 किलो जूल की एनर्जी रिलीज हुई। मींस जितना आपने एनर्जी दिया था, जितना एब्जॉर्ब हुआ था वहां एनर्जी, उतनी ही एनर्जी रिलीज हो गई। मींस यहाँ पर चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी में कुछ चेंज आया क्या, नहीं, तब इसे हम क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन बोला जाएगा। वहीं अगर हम सॉल्यूशन में देखते हैं कि जितनी हमने एनर्जी दी थी उससे कम एनर्जी रिलीज हो रही है या उससे ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रही है, तो उसे क्या बोला जाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। थर्ड है वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम, तो अगर हम हमेशा यही सोचते हैं कि जितना अगर इसका 10 मिलीलीटर लिया सॉल्यूट के और सॉल्वेंट का 10 मिलीलीटर लिया, तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम कितना होगा, 20 मिलीलीटर। बट हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपने अगर 10 मिलीलीटर का दोनों सॉल्यूशन लिया तो आपको 20 मिलीलीटर मिले। हो सकता है कि वहां पर ज्यादा भी मिल सकता है और कम भी मिल सकता है, ये डिपेंड करता है अट्रैक्शन फोर्सेस पे। ठीक, तो हम अगर हमें डेल्टा वी मिक्सिंग, अगर जो सॉल्यूशन है उसका हमने 10 कितना लिया, हमने एक सॉल्यूशन का 10 और दूसरे का अगर हमने 20 मिलीलीटर लिया, और हमें टोटल अगर 30 मिलीलीटर का सॉल्यूशन मिल रहा है, मीन्स उसका वॉल्यूम 30 मिलीलीटर है, तो हो सकता है तो उस केस में जो सॉल्यूशन मिलेगा उसे हम बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन बोला जाएगा। अदरवाइज अगर हमने 20 मिलीलीटर के दोनों लिक्विड लिए थे और फाइनली जो सॉल्यूशन मिल रहा है वो 50 ml, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पर वॉल्यूम में चेंजेस है, या हो सकता है उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए, तो इसे क्या बोला जाएगा, इस टाइप के सॉल्यूशन को बोला जाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक, तो ये हमने कैटेगरीज देख ली कि कैसे किसी सॉल्यूशन को, जो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है, उसे हम आइडियल सॉल्यूशन बोल सकते हैं और नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोल सकते हैं। फर्स्ट तो राउल्ट्स लॉ, तो वो सॉल्यूशन जो भी हो, वो सॉल्यूशन अगर राउल्ट्स लॉ फॉलो करता है तो उसको आप आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं आप आइडियल सॉल्यूशन। ठीक, तो है हमारा आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है कि आइडियल सॉल्यूशन में जो इंटरैक्शन फोर्सेस होती हैं, ठीक, द फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स in the solution are the same as in pure component, that is AB interaction are the same as the AA interaction and BB interactions। ठीक, जो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके बीच में होता क्या है। जो सबसे पहला तो हम राउल्ट्स लॉ ही देख लेते हैं कि जो आइडियल सॉल्यूशन किसको बोला जाएगा। आइडियल सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को बोला जाएगा जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा। राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा मीन जो अगर हमने एक सॉल्यूशन लिया और उस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है ए और बी, तो उस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ each vapor pressure of each component, sum of vapor pressure of each component, यही होता है। means P total is equals to vapor pressure of component A प्लस वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। तो अगर हमने ये जो टोटल प्रेशर है, इस टोटल प्रेशर को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया, बहुत से एक्सपेरिमेंट्स से हम जिसको इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हम डिटरमाइन कर सकते हैं उस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर। तो जब हमने इसे को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया और
ये जो वैल्यू है इसको हमने कैलकुलेशन के थ्रू डिटरमाइन किया। आप हमें पता होगा कि वहाँ जो कंपोनेंट है उसका प्योर फॉर्म में कितना प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर होगा, उसका मोल फ्रैक्शन कितना है, तो इसको हमने कैलकुलेशन के थ्रू अगर डिटरमाइन किया, ठीक। और ये जो दोनों वैल्यूज हैं, जो एक्सपेरिमेंट से हमें वेपर प्रेशर मिला उस सॉल्यूशन का, और जो टोटल वेपर प्रेशर मिला थ्रू कैलकुलेशन, अगर ये दोनों ही इक्वल हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सॉल्यूशन है वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है। तो आइडियल सॉल्यूशन हम किसे बोलेंगे? ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे, अ सॉल्यूशन विच ओबेस राउल्ट्स लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस एंड टेम्परेचर। जो हर कॉन्सेंट्रेशन, सभी टेम्परेचर्स पर जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है उसे हम क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल राउल्ट्स लॉ क्या होता है? राउल्ट्स लॉ क्या होता है सॉल्यूशन के लिए? फॉर अ सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट, the vapor pressure of each component is directly proportional to the mole fraction of that कंपोनेंट, ठीक। तो टोटल वेपर प्रेशर क्या हो जाता है उस सॉल्यूशन का? इस डाल्टन्स लॉ से वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, ठीक। तो अगर हमने उस सॉल्यूशन के लिए टोटल वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, जो एक्सपेरिमेंटली मींस इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू अगर हम डिटरमाइन करते हैं, और दूसरा जो हम वेपर प्रेशर है वो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? कैलकुलेशन के थ्रू, इस फॉर्मूला में रख के। अगर जो हमने एक्सपेरिमेंट से हमारी जो वैल्यू आई है और जो कैलकुलेशन के थ्रू जो वैल्यू आई है वो दोनों ही अगर सेम हो जाते, दोनों ही इक्वल होते, मींस वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं। जो टोटल वेपर प्रेशर है वो हर जो एक एक कंपोनेंट है उनके वेपर प्रेशर के सम के इक्वल है, तब तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। दूसरी कंडीशन क्या होती है आइडियल सॉल्यूशन होने के लिए? The forces of interaction of the components in the solution are is same as in the pure components. Means जब हमने जो solution बनाने के लिए जो component लिया था, जो A component लिया था, तो जो A components है उन A component के बीच में जितना attraction force होगा और जो B कंपोनेंट लिया था हमने, उन दोनों के बीच में जितना अट्रैक्शन फोर्स है अगर वो सेम टाइप का, यानी जिस टाइप का अट्रैक्शन फोर्स ए में है और जो सॉल्वेंट लिया उसमें जिस टाइप का अट्रैक्शन फोर्स है, अगर ये दोनों सेम टाइप के और जब इनसे सॉल्यूशन बना तो उसमें भी उसी टाइप का इंटरेक्शन फोर्स होगा, तब हम इसे क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन बोला जाएगा। तो सेकेंड कंडीशन क्या आइडियल सॉल्यूशन होने के लिए? कि द फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शंस ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल एज इन प्योर कंपोनेंट, ठीक। थर्ड हमने देखा था चेंज इन एंथैल्पी। तो लिक्विड फॉर आइडियल सॉल्यूशन होने के लिए कंडीशन क्या है? कि जो डेल्टा एच मिक्सिंग है वो क्या होना चाहिए? इक्वल्स टू 0। मीन्स यहाँ पर जब हमने लिक्विड लिया, जब हमने सॉल्यूट लिया और उस सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने पर जितनी एनर्जी और उससे क्या बना? सॉल्यूशन बना, ठीक। तो यहाँ पर ए और बी, ए और बी के बीच जब बॉन्ड ब्रेक करना था, ब्रेक करने में जितनी हीट एनर्जी क्या हुई हो, जितना भी अमाउंट हीट एनर्जी का एब्सॉर्ब हुआ हो, उतना ही अमाउंट ए और बी के फॉर्मेशन में क्या हुए हो? हीट रिलीज हुई हो। तब यहाँ पर क्या होगा? चेंज इन एंथैल्पी 0 होगी। और आइडियल सॉल्यूशन होने के लिए कंडीशन क्या है? कि जो एंथैल्पी चेंज है वो 0 होनी चाहिए। मींस जब ए और बी के बीच जो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जितनी हीट एनर्जी एब्सॉर्ब हुई हो, उतनी ही अमाउंट में हीट एनर्जी क्या हुई हो? रिलीज हुई हो। कब? जब नया बॉन्ड फॉर्म हुआ, तब हम क्या बोल सकते हैं कि डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो 0 है। तो ये थर्ड कंडीशन हुई। फोर्थ कंडीशन है आइडियल सॉल्यूशन के लिए कि चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग द कंपोनेंट इज 0। तो यहाँ पर जब हम दो कंपोनेंट को मिक्स करते हैं तो उनके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। जैसे ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट, मींस यहाँ पे ए कंपोनेंट का आपने 10 मिलीलीटर लिया, बी कंपोनेंट का 10 मिलीलीटर लिया, तो यहाँ पर कितना बन गया? ए और बी का कितना होना चाहिए? टोटल 20 मिलीलीटर होना चाहिए उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो जो सॉल्यूशन होता है वहां पे वॉल्यूम में चेंज क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि यहाँ पर
जो ए टाइप के ए जो ए सॉल्यूट है उस सॉल्यूट में एक सेम टाइप का इंटरेक्शन है, ए इंटरेक्शन है, वैसा ही इंटरेक्शन किसमें बी में भी है, और सेम टाइप का इंटरेक्शन जो है वो ए में भी है। तो जब ए में सेम टाइप का इंटरेक्शन, उतना वैसा ही इंटरेक्शन बी में, और ए बी में भी वैसा ही इंटरेक्शन, तो जो ए का वॉल्यूम ए जो सॉल्यूट था उसमें ए के मॉलिक्यूल जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे थे उतना ही स्पेस वो जब नया सॉल्यूशन बन जाएगा तब भी उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए जो चेंज इन वॉल्यूम 0 हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको आइडियल सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। आइडियल सॉल्यूशन हम किसको बोलते हैं, विच ओबेज राउल्ट्स लॉ। सेकेंड, इंटरेक्शन फोर्सेस जो होती हैं ए और बी, जो सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके बीच जो इतना इंटरेक्शन फोर्स होता है वो किसके इक्वल होना चाहिए, जब वो प्योर लिक्विड से तो उनमें जितना इंटरेक्शन फोर्स था उसके इक्वल होना चाहिए। थर्ड, जो डेल्टा एच मिक्सिंग है मींस चेंज इन एंथैल्पी वो 0 होनी चाहिए। नेक्स्ट, फोर्थ कंडीशन जो चेंज इन वॉल्यूम है वो 0 होना चाहिए। ठीक, अगर ये सारी कंडीशंस हैं किसी सॉल्यूशन में, ये पूरे कंडीशंस फॉलो हो रहे हैं उस सॉल्यूशन के लिए, तब हम उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन बोला जाएगा। तो कोई भी जो सॉल्यूशन होता है वो कंप्लीटली आइडियल नहीं होता। तो ऐसे सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन बनने के लिए क्या चाहिए कि वो जो सॉल्यूशंस, जो हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट लेंगे, जो लिक्विड लेंगे जिससे हम सॉल्यूशन बनाएंगे, वो लिक्विड सेम नेचर के होना चाहिए और उनकी पोलैरिटी भी सेम होनी चाहिए, और उनका जो साइज होना चाहिए, जो भी आपने लिक्विड लिया उस लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके साइज जो है वो अप्रोक्सीमेटली सेम होने चाहिए, ऑलमोस्ट सेम होने चाहिए, एकदम ही सेम नहीं बट ऑलमोस्ट सेम होने चाहिए। तो ऐसे अगर हम लिक्विड्स लेते हैं और उनको मिक्स करके सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेंगे बट कंप्लीटली आइडियल नहीं होंगे। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं आइडियल सॉल्यूशंस के जो पूरी तरह तो आइडियल नहीं होते बट आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, n-हेप्टेन प्लस n-हेक्सेन। यहाँ पर देखिए हेप्टेन और हेक्सेन दोनों के ही जो मॉलिक्यूल्स है उनका साइज ऑलमोस्ट सेम है, उतना ज्यादा अंतर नहीं है दोनों के में। तो नेक्स्ट है बेंजीन और टोलुइन का सॉल्यूशन। थर्ड एग्जांपल है इसका फ्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। नेक्स्ट और एग्जाम्पल्स हैं इसके इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल आयोडाइड। ठीक, ये कट कर देते हैं। तो हमारे पास ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आइडियल सॉल्यूशन के जो आइडियल सॉल्यूशंस की तरह बिहेव करते हैं, जैसे कि n-हेप्टेन, n-हेक्सेन। तो आप इनमें देख सकते हैं इनका जो साइज है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। जैसे हेप्टेन और हेक्सेन, इनमें साइज में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस सिर्फ एक CH3 के लिए डिफरेंस आएगा। वहाँ बेंजीन और टोलुइन ये भी ऑलमोस्ट सेम साइज के होते हैं। इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल आयोडाइड ये भी सेम साइज के होते हैं। तो ऐसे लिक्विड्स जिनके नेचर सेम हो, जो सेम नेचर के हो, जिनकी पोलैरिटी सेम हो, उनके जो इंटरेक्शन फोर्सेस होते हैं उनके बीच में, जो लिक्विड्स है उनके बीच में जो इंटरेक्शन फोर्सेस है वो सेम नेचर के हो, सेम साइज हो, तब इस टाइप के लिक्विड्स को जब हम मिक्स करते हैं तो इनसे जो सॉल्यूशन बनता है वो आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। अब हम देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए इस साइड पर यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन है वो मोल फ्रैक्शन जो है कंपोनेंट का एक्स एक्सिस पे हमने कॉन्सेंट्रेशन लिया मोल फ्रैक्शन, और जो वाई एक्सिस है वहां पर हमने वेपर प्रेशर लिया हुआ है। तो ये जो यहाँ इस साइड पर यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट ए का वो क्या है, सॉरी देखिए यहाँ मोल फ्रैक्शन इस साइड पर कंपोनेंट ए का वो 1 है और कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन यहाँ पर 0 है। यहाँ कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन 1 है और यहाँ पर ये उसके प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर है। और
ये जो है इस साइड पर जो कंपोनेंट बी है उसका मोल फ्रैक्शन 1 और यहाँ पर कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन 0। तो यहाँ जब कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन 0 है तो हम यहाँ कंपोनेंट ए ऐड करते गए तो यहाँ पर क्या होते जाएगा, उसका प्रेशर इंक्रीज होते जाएगा। तो ये वाली जो लाइन है वो किसके लिए, कंपोनेंट ए के लिए, और इधर से जो ये जो सेकेंड लाइन दिख रही है वो कंपोनेंट बी के वेपर प्रेशर को बता रहा है। ठीक, और सॉल्यूशन में उस जो हमारा सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट बी उसके वेपर प्रेशर को शो कर रहा है, और ये वाली जो लाइन है वो उस पूरे सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को शो कर रही है। कि इस पूरे लाइन से क्या पता चल रहा है कि जो टोटल प्रेशर है, जो टोटल वेपर प्रेशर है उस सॉल्यूशन का, वो कंपोनेंट ए के वेपर प्रेशर और कंपोनेंट बी के वेपर प्रेशर के इक्वल है। सपोज अगर हम इस पॉइंट पर देखना चाहें तो इस पॉइंट पर जो कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन, कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर होगा, और इस पॉइंट पर कंपोनेंट ए का जो वेपर प्रेशर होगा वो यहाँ पर से हमको पता चल जाएगा पी टोटल के लिए। ठीक, तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो आई होप आपको आइडियल सॉल्यूशन पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। तो जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उसे हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।